एक शहर में कमल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। कमल ऑटो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन जब कमल रात 8 बजे अपने घर जा रहा था तो उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। बूढ़ी औरत हाथ देकर ऑटो रोकने का इशारा करती है। कहाँ जाना है आपको? बेटा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कर दो। क्या बात है माँ जी? बेटा, मैं दीनापुर गांव से आई हूँ। किसी ने मेरा पर्स चोरी कर लिया। अब मेरे पास वापस जाने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे दीनापुर गांव तक छोड़ दोगे? कमल को बूढ़ी औरत पर बहुत दया आती है। दीनापुर गांव तो बहुत दूर है। मुझे आपको छोड़कर घर वापस जाने में आधी रात हो जाएगी। आप एक काम करिए, आज रात आप मेरे घर रुक जाइए। मेरे घर पर मेरी पत्नी और मेरी बेटी है। लेकिन बेटा, मैं वहाँ। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आप मेरी माँ जैसे हैं। मैं कल सुबह दीनापुर गांव में आपको छोड़कर आ जाऊंगा। पर बेटा। अरे माँ जी, मैं आपके बेटे जैसा ही हूँ, आप घबराइए मत। ठीक है बेटा। कमल बूढ़ी औरत को घर ले आता है। घर पर उसकी पत्नी और बेटी बूढ़ी औरत से मिलकर बहुत खुश होते हैं। कमल की पत्नी बूढ़ी औरत की बहुत सेवा करती है। अगले दिन कमल बूढ़ी औरत को छोड़ने दीनापुर गांव जाता है। लीजिए माँ जी, आपका घर आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम बहुत नेक हो। आओ अंदर चलो। नहीं माँ जी, मुझे वापस जाने में देर हो जाएगी, मैं चलता हूँ। रुको, अपने पैसे तो लेते जाओ। अरे माँ जी, कैसी बातें करती हैं आप? माँ से कोई पैसे लेता है क्या? आप रहने दीजिए। बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे साथ आओ। कमल बूढ़ी औरत के साथ जाता है। बूढ़ी औरत उसे अपने घर के पीछे बने एक बाड़े में ले जाती है। वहाँ एक ऑटो रिक्शा खड़ा होता है। बेटा, ये ऑटो रिक्शा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटी सी भेंट है। लेकिन माँ जी, मेरे पास तो ऑटो रिक्शा है, तो मैं एक और ऑटो रिक्शा लेकर क्या करूँगा? बेटा, इसे एक माँ का आशीर्वाद समझकर रख लो। ये कोई मामूली ऑटो रिक्शा नहीं है। मामूली नहीं है मतलब? अरे, तुम इसे लेकर जाओगे तो सब जान जाओगे। पर मैं अपने ऑटो रिक्शा का क्या करूँगा? उसे यही छोड़ जाओ। कमल बूढ़ी औरत के कहे अनुसार अपने ऑटो रिक्शा वही छोड़ उनका दिया ऑटो रिक्शा लेके वापस घर की ओर चल पड़ता है। पता नहीं ऐसा क्या खास बात है इस ऑटो रिक्शा में जो माँ जी कह रही थी ये कोई मामूली ऑटो रिक्शा नहीं है। लगता है कोई खजाना छुपा हुआ है इस ऑटो रिक्शा में। ओह, आज गर्मी बहुत है, कितनी तेज धूप है। काश इस ऑटो रिक्शा में ठंडी ठंडी हवा के लिए एसी होता। तभी कमल को अपने ऊपर ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है। वो ऊपर देखता है तो ऊपर एसी लगा होता है। अरे, ये एसी कहाँ से आ गया? पहले तो नहीं था। कहीं इस ऑटो रिक्शा में कोई जादू तो नहीं है? काश ठंडी ठंडी लस्सी मिल जाती। तभी कमल को अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि पीछे की सीट पर एक बड़ा गिलास लस्सी का रखा होता है। कमल ऑटो रिक्शा को सड़क के किनारे रोकता है और ठंडी ठंडी लस्सी पीता है। अरे वाह, गर्मी में ठंडी ठंडी लस्सी पीकर तो मजा आ गया। अब समझ आया माँ जी ने क्यों कहा था कि ये कोई मामूली ऑटो रिक्शा नहीं है। ये एक जादुई ऑटो रिक्शा है जिससे मैं जो मांगूंगा वो मिल जाएगा। कमल ये बात अपनी पत्नी को बताने जल्दी जल्दी अपने घर पहुँचता है। अरे भाग्यवान, सुनती हो, हमारी तो लॉटरी लग गई। ऐसा क्या हो गया जी? जानती हो, वो जो माँ जी थी जो हमारे यहाँ कल रुकी थी, उन्होंने मुझे क्या उपहार दिया है। क्या दिया है जी? बाहर आओ, दिखाता हूँ। कमल की पत्नी बाहर आती है तो बाहर एक नया ऑटो रिक्शा खड़ा दिखती है। क्या जी, ये क्या उपहार है? ऑटो रिक्शा तो हमारे पास ही था, फिर ये नया ऑटो रिक्शा की क्या जरूरत थी? देनी थी तो एक कार दे देती। अरे भाग्यवान, यही बात इसी ऑटो रिक्शा के अंदर बैठकर बोलो। क्यों जी, अंदर बैठकर बोलने से ऑटो रिक्शा कार में बदल जाएगा क्या? अरे बैठकर बोलो तो सही। काश हमारे पास एक बड़ी सी कार होती। तभी उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने वहाँ एक लंबी चमचमाती कार देखी। ये तो चमत्कार हो गया जी, मैंने कार मांगी तो हमें कार मिल गई।
अरे क्योंकि ये ऑटो रिक्शा जादुई है, इसमें बैठकर तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या जादुई ऑटो रिक्शा? फिर तो मैं इसे बहुत सारे सोने के गहने और नए नए कपड़े मांगूंगी। कमल की पत्नी ऑटो रिक्शा से बहुत से सोने के जेवर और कपड़े मांगती है। ऑटो रिक्शा सोने के गहने और नए नए कपड़ों से भर जाता है। सुनो जी, अब हमें ये जादुई रिक्शा मिल गया है तो अब हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अब तुम्हें यूँ ऑटो रिक्शा चलाकर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तुम सही कह रही हो भाग्यवान, अब मुझे इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो हमारे पास सब कुछ होगा, बड़ा घर, गाड़ी, नए नए कपड़े, जूते, सब। कमल जिस जिस चीज का नाम लेता जाता है सब उसके सामने आ जाती है। कमल बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। एक दिन कमल जब अपने जादुई ऑटो रिक्शा से कुछ मांगता है और उसे वो मिल जाता है, तभी वहाँ उसका एक पड़ोसी विक्रम ये सब देख लेता है। अच्छा, अब समझ आया, ये मामूली ऑटो रिक्शा चलाने वाला इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे हो गया। ये सब इस जादुई ऑटो रिक्शा का कमाल है। आज रात जब सब सो जाएंगे, मैं चुपके से इसके जादुई ऑटो रिक्शा को चुरा लूंगा और इसकी जगह एक मामूली ऑटो रिक्शा खड़ा कर दूंगा। रात के समय विक्रम कमल की ऑटो रिक्शा को एक साधारण से ऑटो रिक्शा से बदल देता है। विक्रम ऑटो रिक्शा को बहुत दूर ले जाता है। मुझे एक बड़ी सी कार चाहिए। विक्रम कार का इंतजार करने लगता है, लेकिन कोई कार नहीं आती। अब मुझे एक बड़ी सी कार चाहिए, लेकिन कोई कार नहीं आती। विक्रम ऑटो रिक्शा से कुछ और चीजें भी मांगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। अरे, ये ऑटो रिक्शा तो एक मामूली सा ऑटो रिक्शा है, इसमें तो कोई जादू वादू नहीं है। तो फिर मैंने जो देखा कमल ऑटो रिक्शा से चीजें मांग रहा था, वो क्या था? तभी उसे ऑटो रिक्शा से आवाज आती है, विक्रम, ये जादुई ऑटो रिक्शा केवल उसी की इच्छाएं पूरी करता है जो ईमानदार हो। तुमने इसे कमल से चुराया है, इसीलिए ये तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं करेगा। तुम्हें जो भी चाहिए कमल से बोल दो और जब वो ऑटो रिक्शा से मांगेगा तो तुम्हें वो चीज जरूर मिलेगी। विक्रम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो ऑटो रिक्शा को वापस कमल के घर के बाहर खड़ा कर देता है। मीनू बहुत नाज नखरों से पली बड़ी थी, दिखने में बहुत खूबसूरत थी। खूबसूरत नए नक्श और सबसे खूबसूरत थी उसकी मीठी बोली। एक दिन उसकी, हमें मीनू की शादी के लिए वर तलाश कर देनी चाहिए। अब तो उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, उसके साथ की सभी लड़कियों की गृहस्थी भी बस गई है। हाँ, मैंने भी 2-3 जगह बात चलाई है, तुम भी देखती रहो। मीनू तभी माँ के पास आकर, माँ, मुझे माधव से शादी करनी है। कौन माधव? वही जो मोटरसाइकिल से घूमता है। हाँ माँ, वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। वो बैंक में काम करता है, उसकी माँ भी बहुत अच्छी है, मैं उनसे मिल चुकी हूँ। कब से जानती हो उसे? वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, अब उसकी पक्की नौकरी भी है। मैं तुम्हें बताने वाली ही थी। चलो, शाम को उनके घर चलने हैं, उसकी माँ से मिलना होगा। शाम को वो लोग माधव के घर गए। माधव की माँ ने उनकी खूब आवभगत की। वापस आने पर, मीनू, तुम उतने छोटे से घर में कैसे रह पाओगी? वो लोग बहुत गरीब हैं, जो है सो लड़का ही है। पापा, मैं भी तो नौकरी कर सकती हूँ, लेकिन शादी मैं माधव से ही करूँगी। मीनू की जिद के आगे माता पिता की एक न चली, दोनों की शादी हो गई। मीनू ससुराल आ गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, पर अब उसको पैसे का अभाव खलने लगा। बैंक की बंधी बंधाई तनख्वाह कब खत्म हो जाती पता ही नहीं चलता। मीनू परेशान रहने लगी। एक दिन, मीनू, कल संडे है, मेरा एक मित्र अरुण खाने पर आएगा। उसकी पत्नी मायके गई हुई है, इसीलिए मैंने उसे बुला लिया। क्या खिलाओगी? छोले भटूरे बना लूंगी। तुम्हें भी तो मेरे हाथ के छोले भटूरे पसंद है ना? हाँ, वो भी बंदा क्या याद रखेगा। दूसरे दिन मीनू सुबह से ही घर की साज सज्जा और खाना बनाने में लगी थी। तभी, मीनू, अब काम छोड़कर अपना हुलिया ठीक कर लो, अरुण आता ही होगा। जी माँ जी। वो झट से तैयार होने चली गई। अरुण ने जब छोले भटूरे खाए तो उसे बहुत पसंद आए। वाह भाभी, आपके हाथ में तो जादू है। क्या भटूरे बनाए हैं, ऐसे भटूरे तो रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेंगे।
अरे यार, क्यों चने के झाड़ पर चढ़ा रहा है? अरे मैं सच कह रहा हूँ, तू घर का बना खाना खाता है ना? पहले तेरी माँ बढ़िया खाना बनाती थी, अब बीवी भी अच्छी खाना बनाती है। मुझसे पूछ, मेरी बीवी तो रसोई से दूर भागती है, इसीलिए मुझे यहाँ के सभी रेस्टोरेंट के स्वाद का पता है। मीनू बहुत खुश थी। अरुण के जाने के बाद, माधव, क्यों ना हम भी अपनी एक छोले भटूरे की छोटी सी दुकान खोल लें? मैंने अरुण को बोला था कि चने के झाड़ पर मत चढ़ा, अब उसका फल तो मुझे ही भुगतना पड़ रहा है। तुम्हें तो मेरी हर बात मजाक ही लगती है। अरे नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अभी हमारी शादी को 1 साल ही हुए हैं। तुम्हारे घर वाले सोचेंगे कि मैं ठीक से तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता। माधव, मेरे पापा खुद एक बिजनेसमैन है, वो कभी ऐसा नहीं सोचेंगे। बात तो आई गई हो गई। अपनी खूबसूरत बीवी को घुमाने फिराने के लिए और उसके साथ श्रृंगार के लिए पैसे ही नहीं बचते थे। मीनू कभी कोई डिमांड नहीं करती थी, पर माधव को अधिक से अधिक पैसा कमाने की चाहत थी। एक दिन, सर, आपके लिए मैं कुछ लाया हूँ, प्लीज मेरा होम लोन जल्दी पास करवा दीजिए। आप बाहर चलिए, मैं आता हूँ। वो व्यक्ति बाहर गया तो उसने माधव को एक थैली पकड़ा दी। माधव ने थैली तुरंत उसके हाथ में वापस कर दी। उसकी हिम्मत देखकर उसके हाथ कांपने लगे। वो पशुपेश में पड़ गया कि क्या करे। जब घर पहुंचा तो, क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं, बैंक की टेंशन है। दूसरे ही दिन वो जैसे ही बैंक पहुंचा, उसके बॉस ने उसे बुलाया। मिस्टर माधव, ये लीजिए अपना सस्पेंशन ऑर्डर, और जब तक इंक्वायरी होगी आप वो बैंक आने की जरूरत नहीं है। क्लाइंट ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। सर, वो तो खुद ही मुझे बुलाकर ले गया था, मुझे फंसाया गया है। बॉस ने उसकी एक न सुनी, उसके तो होश उड़ गए। क्या मुंह दिखाऊंगा घर वालों को और रिश्तेदारों को। वो घर आकर चुपचाप लेट गया। आज इतने जल्दी कैसे आ गए? मीनू, तुम कह रही थी ना कि हम अपनी एक दुकान खोल लेते हैं, वो समय आ गया है। चलो मेरे साथ चलो। पर हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पहले हम किराए पर जगह लेंगे, फिर अपनी दुकान खोलेंगे। मैं तुम्हें कब से कह रही थी, पहले चलकर मम्मी पापा से बात कर ले। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। दोनों ने किराए की जगह पक्की कर ली। कुछ ही दिनों में उन्होंने अपना एक छोटी सी दुकान खोल लिया। मीनू तो छोले भटूरे बनाने में पहले से ही बहुत एक्सपर्ट थी। माँ भी उसके साथ पूरा समय देती। उनकी दुकान अच्छी चल निकली। उनकी खूब कमाई होने लगी। धीरे धीरे 1 साल हो गए। एक दिन, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, चक्कर आ रहे हैं। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। मीनू, अब दुकान का काम कैसे होगा? अरे अभी कौन सा बच्चा पैदा हो जाएगा, अभी उसके आने में 7-8 महीने का समय है। तब तक हम खाना बनाने के लिए कारीगर रख लेते हैं। मैं अपनी देखरेख में उनसे छोले भटूरे बनवाऊंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। उन्होंने 2 कारीगर भी रख लिया। उनके छोले भटूरे की चर्चा हर जगह होने लगी। एक दिन इस दुकान का मालिक, भाई, आप लोग तो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, किराया दुगना कर दीजिए। अरे भाई, इतनी कमाई नहीं होती, इतना किराया कहाँ से दे पाएंगे हम। आप लोग ये जगह छोड़ दीजिए। माधव और मीनू बहुत परेशान हो गए। माधव, तुम चिंता मत करो, हम जहाँ भी दुकान खोलेंगे वहीं चल निकलेगी। तुम मेरे गहने गिरवी रखकर अपनी खुद की दुकान के लिए जगह देख लो। नहीं नहीं मीनू, तुम्हारे माता पिता को पता चलेगा तो उनकी नजरों से मैं गिर जाऊंगा। मैं उनको बताने थोड़ी जा रही हूँ, अपने पास कुछ बचत भी तो है। जब हमारी कमाई होने लगेगी तो सबसे पहले गहने ही छुड़वाएंगे। माधव ने उसके कुछ गहने रखकर बाकी गहने गिरवी रख दिए और घर के नजदीक ही एक दुकान खरीद ली। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान पर खूब भीड़ होने लगी, खूब आमदनी होने लगा। तभी एक दिन बैंक से फोन आया। माधव, आपकी इंक्वायरी में आप निर्दोष साबित हुए हैं। आपकी नौकरी फिर से बहाल हो गई है। आपको पिछले 2 सालों का एरियर भी मिलेगा। आप सोमवार से ज्वाइन कर लीजिए। इतना सुनते ही माधव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हमेशा ईमानदारी की जीत होती है माधव। अब मुझे दुकान पर जाने की हिम्मत नहीं रह गई है। तुम 1-2 आदमी और रख लो। तुम चिंता मत करो,
हमारा बच्चा बहुत भाग्यशाली है। देखो ना, अभी वो आया भी नहीं है और मेरी बहाली का संदेश आ गया। मेरे ऊपर लगा दोष भी दूर हो गया। उन्होंने 2 आदमी और रख लिए। माधव दिन भर बैंक में रहता, शाम को दुकान संभालता। उसकी माँ भी दुकान पर ही रहती। मीनू का बेटा होने के बाद उन्होंने बहुत बड़ी दावत रखी। मीनू के सारे गहने भी उसने छुड़ा लिए थे। मीनू सजी धजी बेटे को गोद में लेकर बैठी थी। हमारी बहू बहुत ही समझदार और हिम्मत वाली है। उसकी सूझबूझ से ही आज हम इतने बड़े कारोबार के मालिक हैं। उसने छोले भटूरे बेचकर हमारी गरीबी दूर ही कर दी। मीनू और माधव एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठे। उनका जीवन खुशियों से भर गया। शिवपुरा नाम का एक गांव था। गांव में एक गरीब महिला पुष्पा अपनी बेटी चंपा के साथ मिट्टी के एक घर में रहती थी और छोटा मोटा काम करके अपना और अपनी बेटी का गुजारा करती थी। एक दिन शाम को जब पुष्पा काम से घर आई तब, माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाई हो? नहीं बेटी, आज जहाँ काम कर रही थी वहाँ से केवल चावल ही मिले। तो क्या हमें आज भी चावल ही खाकर रहना होगा? हाँ बेटी, आज इसी से काम चला लो, कल कुछ अच्छा लेकर आऊंगी। तुम तो हर रोज ऐसा ही करती हो। रुको, मैं चावल उबालने के लिए चढ़ा देती हूँ। पुष्पा चावल उबलाकर चंपा और अपने लिए परोसती है। खाने के बाद दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन पुष्पा अपनी मिट्टी के घर की लिपाई कर रही थी, तभी चंपा कहती है, क्या माँ, तुम हर रोज ये करती रहती हो? चंपा, तुम्हें पता है ना कि हमारा घर मिट्टी का है, इसलिए इसकी लिपाई करनी जरूरी है। पूरे गांव में केवल हमारा ही घर मिट्टी का है। अरे चंपा, तुम तो जानती हो ना कि हमारे पास उन लोगों जैसे इतने पैसे नहीं हैं। क्या हमारे घर में बाकी घरों की तरह कभी आराम नहीं होगा? भगवान पर भरोसा रखो, भगवान ने कुछ न कुछ हमारे लिए सोचा ही होगा। तुम हमेशा ऐसा ही कहती रहती हो। ये सब बात छोड़ो और घर का ख्याल रखना। मुझे काम पर भी जाना है, आते वक्त कुछ खाने के लिए ले आऊंगी। पुष्पा काम पर अपनी मालकिन के यहाँ चली जाती है। मालकिन, आज कुछ काम है? हाँ, कुछ बर्तन और आंगन बहारना है। मालकिन, आज चावल के साथ थोड़े पैसे भी दीजिएगा, मेरी बेटी कुछ अच्छा खाने की जिद कर रही थी। हाँ हाँ ठीक है, अभी जाकर काम करो। शाम में पुष्पा अपना काम खत्म करके मालकिन के पास जाती है। मालकिन, मैंने अपना काम खत्म कर दिया, आप मुझे चावल और कुछ पैसे दे दीजिए। रुको, लेकर आती हूँ। मालकिन अंदर से चावल और कुछ पैसे लेकर आती है और पुष्पा को देती है। इस पर पुष्पा बोलती है, मालकिन, ये तो बहुत ही कम पैसे हैं, इसमें तो मैं कुछ भी नहीं ले पाऊंगी। जो है यही है, लेना है तो ले, नहीं तो चली जाओ। ठीक है मालकिन, मैं जाती हूँ। पुष्पा मालकिन के यहाँ से निकल जाती है और हलवाई की दुकान पर जाती है। अरे भाई, इतने रुपए में कुछ आएगा क्या? हाँ, एक समोसा आ जाएगा। बस एक ही? खैर छोड़ो, दे दो, बेटी के लिए ले जाऊंगी। हलवाई पुष्पा को एक समोसा दे देता है और पुष्पा उसे लेकर घर चली जाती है और घर पहुंचकर बोलती है, चंपा, ये लो, मैं तुम्हारे लिए समोसा लाई हूँ। बस एक ही समोसा? चलो कुछ तो है, बाकी दिन तो ये भी नहीं मिलता। चंपा समोसा खाते हुए, माँ, तुम अपने लिए नहीं लाई? मालकिन ने इतने ही पैसे दिए थे, तुम चिंता मत करो, मैं किसी और दिन खा लूंगी। रुको, मैं चावल चढ़ाती हूँ। दोनों माँ बेटी चावल खाकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह पुष्पा घर के बाहर आती है, तभी उसे घर के बाहर एक अंगूठी मिलती है। अंगूठी उठाकर पुष्पा कहती है, ये किसकी अंगूठी है? शायद किसी की गिर गई होगी, हो सकता है खोजने आए, मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ। अभी पुष्पा अंगूठी रख ही रही होती है कि पीछे से चंपा बोलती है,
माँ, मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पुष्पा चंपा का शरीर छूती है। अरे, तुम्हें तो बहुत बुखार है। लगता है कल का समोसा अच्छा नहीं था। लगता है उसी के कारण ऐसा हुआ है। तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें अभी ठंडी पट्टी कर देती हूँ और काढ़ा बनाकर लाती हूँ। ठीक है। पुष्पा चंपा की पट्टी करती है और फिर उसे काढ़ा बनाकर देती है। तुम आराम करो, मुझे काम पर जाना है। शाम तक तुम्हारी तबीयत में सुधार आ जाना चाहिए। पुष्पा अपने काम पर जाती है और दिन भर काम कर शाम को जब घर लौटती है तो देखती है कि चंपा की हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ है। पुष्पा चंपा से पूछती है, तुम्हारी तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं हुआ? क्या तुमने अच्छे से ही आराम किया या इधर उधर घूम रही थी? नहीं माँ, कहीं नहीं गई थी। पेट का दर्द तो कम हुआ है, पर बाकी सब चीज वैसी की वैसी ही है। रुको, मैं गांव के वैद्य जी को बुला कर लाती हूँ। पुष्पा वैद्य जी को बुलाने चली जाती है और उन्हें बुला कर लाती है। वैद्य जी चंपा को देखने के बाद बोलते हैं, मैं इसे अपनी जड़ी बूटी की गोली देता हूँ। अगर इससे भी तबीयत में सुधार नहीं होगा तो तुम्हें इसे शहर के चिकित्सक को दिखाना होगा। चिकित्सक की बात सुनकर पुष्पा कहती है, उसके लिए तो काफी पैसों की जरूरत होगी वैद्य जी। हाँ, मैं तो गांव का हूँ, इसीलिए ज्यादा पैसा नहीं लेता। वो नहीं मानेंगे। वैद्य जी से गोली लेकर चंपा की तबीयत में सुधार तो हुआ, पर कुछ खास नहीं। चंपा की तबीयत में सुधार ना होता देखकर पुष्पा ने सोचा, क्या मुझे चंपा के लिए उस दिन जो अंगूठी मिली थी उसे बेच देनी चाहिए? पर जब कोई उसे खोजने आएगा तो मैं क्या बोलूंगी? जो चीज मेरी ही नहीं, मुझे उसे बेचनी नहीं चाहिए। पुष्पा थोड़ा सोचने के बाद अंगूठी ना बेचने का फैसला लेती है और अपने घरेलू तरीके से चंपा का उपचार करती रहती है। एक दिन सुबह पुष्पा जब झाड़ू लगा रही थी तब उसके घर के सामने एक सजी धजी कपड़ों में एक महिला आई। मुझे आपसे कुछ काम है। हाँ बताइए, क्या आपने यहाँ कोई अंगूठी गिरी देखी है? मैं उसे ढूंढ रही हूँ, शायद यहाँ गिर गई थी। हाँ, मुझे एक अंगूठी मिली तो थी। रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। पुष्पा के आने में थोड़ी देर हो जाती है। ये लीजिए आपकी अंगूठी। वो जरा मुझे समय लग गया, मेरी बेटी की तबीयत सही नहीं है इसलिए। हाँ, यही मेरी अंगूठी है। जी शुक्रिया। आपकी बेटी को हुआ क्या है? आप बुरा न मानो तो मैं आपकी बेटी की तबीयत देख सकती हूँ? पता नहीं, हर बार तो ऐसा कुछ होता था तो ठीक हो जाता था, पर इस बार तबीयत सुधर ही नहीं रही है। महिला चंपा को देखने के बाद कहती है, इसकी तबीयत तो काफी खराब है। किसी चिकित्सक से क्यों नहीं दिखाया? चिकित्सक के लिए पैसे नहीं थे। मैं तुम्हारी ईमानदारी से काफी खुश हुई हूँ। बेटी की तबीयत खराब होने के बाद भी तुमने अंगूठी नहीं बेची। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। महिला चुटकी बजाते ही चंपा बिल्कुल ठीक हो जाती है। महिला के ऐसा करने पर पुष्पा बोलती है, आप कौन हो? आपने ऐसा किया कि चंपा बिल्कुल ठीक हो गई। मैं नंदन लोक की जादूगरनी हूँ। यहाँ कुछ काम से आई थी, तभी मेरी अंगूठी यहाँ गिर गई थी। तब से मैं अपनी अंगूठी ढूंढ रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जादूगरनी फिर चंपा से पूछती है, बताओ बेटी, तुम्हें कुछ और चाहिए? हाँ, अगर हो सकता तो हमें भी बाकियों के घर की तरह सुख सुविधा हमारे मिट्टी के घर में भी मिल जाती तो अच्छा होता। मैं तुम्हारी घर को जादुई मिट्टी का घर बना देती हूँ। इसमें सारी सुख सुविधा होंगी। और पुष्पा, मैं तुम्हें मिट्टी की पोटली देती हूँ, जिससे बनी मिट्टी के सामान जल्दी ही बिक जाएंगे। जादूगरनी चुटकी बजाती है और मिट्टी का घर सुख सुविधाओं से भर जाता है। उसके बाद जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है।
एक शहर में कमल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। कमल ऑटो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन जब कमल रात 8 बजे अपने घर जा रहा था तो उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। बूढ़ी औरत हाथ देकर ऑटो रोकने का इशारा करती है। कहाँ जाना है आपको? बेटा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कर दो। क्या बात है माँ जी? बेटा, मैं दीनापुर गांव से आई हूँ। किसी ने मेरा पर्स चोरी कर लिया। अब मेरे पास वापस जाने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे दीनापुर गांव तक छोड़ दोगे? कमल को बूढ़ी औरत पर बहुत दया आती है। दीनापुर गांव तो बहुत दूर है। मुझे आपको छोड़कर घर वापस जाने में आधी रात हो जाएगी। आप एक काम करिए, आज रात आप मेरे घर रुक जाइए। मेरे घर पर मेरी पत्नी और मेरी बेटी है। लेकिन बेटा, मैं वहाँ। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आप मेरी माँ जैसे हैं। मैं कल सुबह दीनापुर गांव में आपको छोड़कर आ जाऊंगा। पर बेटा। अरे माँ जी, मैं आपके बेटे जैसा ही हूँ, आप घबराइए मत। ठीक है बेटा। कमल बूढ़ी औरत को घर ले आता है। घर पर उसकी पत्नी और बेटी बूढ़ी औरत से मिलकर बहुत खुश होते हैं। कमल की पत्नी बूढ़ी औरत की बहुत सेवा करती है। अगले दिन कमल बूढ़ी औरत को छोड़ने दीनापुर गांव जाता है। लीजिए माँ जी, आपका घर आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम बहुत नेक हो। आओ अंदर चलो। नहीं माँ जी, मुझे वापस जाने में देर हो जाएगी, मैं चलता हूँ। रुको, अपने पैसे तो लेते जाओ। अरे माँ जी, कैसी बातें करती हैं आप? माँ से कोई पैसे लेता है क्या? आप रहने दीजिए। बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे साथ आओ। कमल बूढ़ी औरत के साथ जाता है। बूढ़ी औरत उसे अपने घर के पीछे बने एक बाड़े में ले जाती है। वहाँ एक ऑटो रिक्शा खड़ा होता है। बेटा, ये ऑटो रिक्शा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटी सी भेंट है। लेकिन माँ जी, मेरे पास तो ऑटो रिक्शा है, तो मैं एक और ऑटो रिक्शा लेकर क्या करूँगा? बेटा, इसे एक माँ का आशीर्वाद समझकर रख लो। ये कोई मामूली ऑटो रिक्शा नहीं है। मामूली नहीं है मतलब? अरे, तुम इसे लेकर जाओगे तो सब जान जाओगे। पर मैं अपने ऑटो रिक्शा का क्या करूँगा? उसे यही छोड़ जाओ। कमल बूढ़ी औरत के कहे अनुसार अपने ऑटो रिक्शा वही छोड़ उनका दिया ऑटो रिक्शा लेके वापस घर की ओर चल पड़ता है। पता नहीं ऐसा क्या खास बात है इस ऑटो रिक्शा में जो माँ जी कह रही थी ये कोई मामूली ऑटो रिक्शा नहीं है। लगता है कोई खजाना छुपा हुआ है इस ऑटो रिक्शा में। ओहो, आज गर्मी बहुत है, कितनी तेज धूप है। काश इस ऑटो रिक्शा में ठंडी ठंडी हवा के लिए एसी होता। तभी कमल को अपने ऊपर ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है। वो ऊपर देखता है तो ऊपर एसी लगा होता है। अरे, ये एसी कहाँ से आ गया? पहले तो नहीं था। कहीं इस ऑटो रिक्शा में कोई जादू तो नहीं है? काश ठंडी ठंडी लस्सी मिल जाती। तभी कमल को अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि पीछे की सीट पर एक बड़ा गिलास लस्सी का रखा होता है। कमल ऑटो रिक्शा को सड़क के किनारे रोकता है और ठंडी ठंडी लस्सी पीता है। अरे वाह, गर्मी में ठंडी ठंडी लस्सी पीकर तो मजा आ गया। अब समझ आया माँ जी ने क्यों कहा था कि ये कोई मामूली ऑटो रिक्शा नहीं है। ये एक जादुई ऑटो रिक्शा है जिससे मैं जो मांगूंगा वो मिल जाएगा। कमल ये बात अपनी पत्नी को बताने जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचता है। अरे भाग्यवान, सुनती हो, हमारी तो लॉटरी लग गई। ऐसा क्या हो गया जी? जानती हो, वो जो माँ जी थी जो हमारे यहाँ कल रुकी थी, उन्होंने मुझे क्या उपहार दिया है। क्या दिया है जी? बाहर आओ, दिखाता हूँ। कमल की पत्नी बाहर आती है तो बाहर एक नया ऑटो रिक्शा खड़ा दिखती है। क्या जी, ये क्या उपहार है? ऑटो रिक्शा तो हमारे पास ही था, फिर ये नया ऑटो रिक्शा की क्या जरूरत थी? देनी थी तो एक कार दे देती। अरे भाग्यवान, यही बात इसी ऑटो रिक्शा के अंदर बैठकर बोलो। क्यों जी, अंदर बैठकर बोलने से ऑटो रिक्शा कार में बदल जाएगा क्या? अरे बैठकर बोलो तो सही। काश हमारे पास एक बड़ी सी कार होती। तभी उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने वहाँ एक लंबी चमचमाती कार देखी। ये तो चमत्कार हो गया जी, मैंने कार मांगी तो हमें कार मिल गई।
अरे क्योंकि ये ऑटो रिक्शा जादुई है, इसमें बैठकर तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या जादुई ऑटो रिक्शा? फिर तो मैं इसे बहुत सारे सोने के गहने और नए नए कपड़े मांगूंगी। कमल की पत्नी ऑटो रिक्शा से बहुत से सोने के जेवर और कपड़े मांगती है। ऑटो रिक्शा सोने के गहने और नए नए कपड़ों से भर जाता है। सुनो जी, अब हमें ये जादुई रिक्शा मिल गया है तो अब हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अब तुम्हें यूँ ऑटो रिक्शा चलाकर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तुम सही कह रही हो भाग्यवान, अब मुझे इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो हमारे पास सब कुछ होगा, बड़ा घर, गाड़ी, नए नए कपड़े, जूते, सब। कमल जिस जिस चीज का नाम लेता जाता है सब उसके सामने आ जाती है। कमल बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। एक दिन कमल जब अपने जादुई ऑटो रिक्शा से कुछ मांगता है और उसे वो मिल जाता है, तभी वहाँ उसका एक पड़ोसी विक्रम ये सब देख लेता है। अच्छा, अब समझ आया ये मामूली ऑटो रिक्शा चलाने वाला इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे हो गया। ये सब इस जादुई ऑटो रिक्शा का कमाल है। आज रात जब सब सो जाएंगे मैं चुपके से इसके जादुई ऑटो रिक्शा को चुरा लूंगा और इसकी जगह एक मामूली ऑटो रिक्शा खड़ा कर दूंगा। रात के समय विक्रम कमल की ऑटो रिक्शा को एक साधारण से ऑटो रिक्शा से बदल देता है। विक्रम ऑटो रिक्शा को बहुत दूर ले जाता है। मुझे एक बड़ी सी कार चाहिए। विक्रम कार का इंतजार करने लगता है लेकिन कोई कार नहीं आती। अब मुझे एक बड़ी सी कार चाहिए, लेकिन कोई कार नहीं आती। विक्रम ऑटो रिक्शा से कुछ और चीजें भी मांगता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। अरे ये ऑटो रिक्शा तो एक मामूली सा ऑटो रिक्शा है, इसमें तो कोई जादू वादू नहीं है। तो फिर मैंने जो देखा कमल ऑटो रिक्शा से चीजें मांग रहा था वो क्या था? तभी उसे ऑटो रिक्शा से आवाज आती है, विक्रम, ये जादुई ऑटो रिक्शा केवल उसी की इच्छाएं पूरी करता है जो ईमानदार हो। तुमने इसे कमल से चुराया है, इसीलिए ये तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं करेगा। तुम्हें जो भी चाहिए कमल से बोल दो और जब वो ऑटो रिक्शा से मांगेगा तो तुम्हें वो चीज जरूर मिलेगी। विक्रम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो ऑटो रिक्शा को वापस कमल के घर के बाहर खड़ा कर देता है। मीनू बहुत नाज नखरों से पली बड़ी थी, दिखने में बहुत खूबसूरत थी। खूबसूरत नए नक्श और सबसे खूबसूरत थी उसकी मीठी बोली। एक दिन उसकी, हमें मीनू की शादी के लिए वर तलाश कर देनी चाहिए। अब तो उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, उसके साथ की सभी लड़कियों की गृहस्थी भी बस गई है। हाँ, मैंने भी 2-3 जगह बात चलाई है, तुम भी देखती रहो। मीनू तभी माँ के पास आकर, माँ मुझे माधव से शादी करनी है। कौन माधव? वही जो मोटरसाइकिल से घूमता है। हाँ माँ, वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। वो बैंक में काम करता है, उसकी माँ भी बहुत अच्छी है, मैं उनसे मिल चुकी हूँ। कब से जानती हो उसे? वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, अब उसकी पक्की नौकरी भी है। मैं तुम्हें बताने वाली ही थी। चलो शाम को उनके घर चलने हैं, उसकी माँ से मिलना होगा। शाम को वो लोग माधव के घर गए। माधव की माँ ने उनकी खूब आवभगत की। वापस आने पर, मीनू, तुम उतने छोटे से घर में कैसे रह पाओगी? वो लोग बहुत गरीब हैं, जो है सो लड़का ही है। पापा, मैं भी तो नौकरी कर सकती हूँ, लेकिन शादी मैं माधव से ही करूँगी। मीनू की जिद के आगे माता पिता की एक न चली, दोनों की शादी हो गई। मीनू ससुराल आ गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, पर अब उसको पैसे का अभाव खलने लगा। बैंक की बंधी बंधाई तनख्वाह कब खत्म हो जाती पता ही नहीं चलता। मीनू परेशान रहने लगी। एक दिन, मीनू, कल संडे है, मेरा एक मित्र अरुण खाने पर आएगा। उसकी पत्नी मायके गई हुई है, इसीलिए मैंने उसे बुला लिया। क्या खिलाओगी? छोले भटूरे बना लूंगी। तुम्हें भी तो मेरे हाथ के छोले भटूरे पसंद है ना? हाँ, वो भी बंदा क्या याद रखेगा। दूसरे दिन मीनू सुबह से ही घर की साज सज्जा और खाना बनाने में लगी थी। तभी, मीनू, अब काम छोड़कर अपना हुलिया ठीक कर लो, अरुण आता ही होगा। जी माँ जी। वो झट से तैयार होने चली गई। अरुण ने जब छोले भटूरे खाए तो उसे बहुत पसंद आए। वाह भाभी, आपके हाथ में तो जादू है। क्या भटूरे बनाए हैं, ऐसे भटूरे तो रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेंगे।
अरे यार, क्यों चने के झाड़ पर चढ़ा रहा है? अरे मैं सच कह रहा हूँ, तू घर का बना खाना खाता है ना? पहले तेरी माँ बढ़िया खाना बनाती थी, अब बीवी भी अच्छी खाना बनाती है। मुझसे पूछ, मेरी बीवी तो रसोई से दूर भागती है, इसीलिए मुझे यहाँ के सभी रेस्टोरेंट के स्वाद का पता है। मीनू बहुत खुश थी। अरुण के जाने के बाद, माधव, क्यों ना हम भी अपनी एक छोले भटूरे की छोटी सी दुकान खोल लें? मैंने अरुण को बोला था कि चने के झाड़ पर मत चढ़ा, अब उसका फल तो मुझे ही भुगतना पड़ रहा है। तुम्हें तो मेरी हर बात मजाक ही लगती है। अरे नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अभी हमारी शादी को 1 साल ही हुए हैं। तुम्हारे घर वाले सोचेंगे कि मैं ठीक से तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता। माधव, मेरे पापा खुद एक बिजनेसमैन है, वो कभी ऐसा नहीं सोचेंगे। बात तो आई गई हो गई। अपनी खूबसूरत बीवी को घुमाने फिराने के लिए और उसके साथ श्रृंगार के लिए पैसे ही नहीं बचते थे। मीनू कभी कोई डिमांड नहीं करती थी, पर माधव को अधिक से अधिक पैसा कमाने की चाहत थी। एक दिन, सर, आपके लिए मैं कुछ लाया हूँ, प्लीज मेरा होम लोन जल्दी पास करवा दीजिए। आप बाहर चलिए, मैं आता हूँ। वो व्यक्ति बाहर गया तो उसने माधव को एक थैली पकड़ा दी। माधव ने थैली तुरंत उसके हाथ में वापस कर दी। उसकी हिम्मत देखकर उसके हाथ कांपने लगे। वो पशोपेश में पड़ गया कि क्या करे। जब घर पहुंचा तो, क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं, बैंक की टेंशन है। दूसरे ही दिन वो जैसे ही बैंक पहुंचा, उसके बॉस ने उसे बुलाया। मिस्टर माधव, ये लीजिए अपना सस्पेंशन ऑर्डर, और जब तक इंक्वायरी होगी आप वो बैंक आने की जरूरत नहीं है। क्लाइंट ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। सर, वो तो खुद ही मुझे बुलाकर ले गया था, मुझे फंसाया गया है। बॉस ने उसकी एक न सुनी, उसके तो होश उड़ गए। क्या मुंह दिखाऊंगा घर वालों को और रिश्तेदारों को। वो घर आकर चुपचाप लेट गया। आज इतने जल्दी कैसे आ गए? मीनू, तुम कह रही थी ना कि हम अपनी एक दुकान खोल लेते हैं, वो समय आ गया है। चलो मेरे साथ चलो। पर हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पहले हम किराए पर जगह लेंगे, फिर अपनी दुकान खोलेंगे। मैं तुम्हें कब से कह रही थी, पहले चलकर मम्मी पापा से बात कर ले। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। दोनों ने किराए की जगह पक्की कर ली। कुछ ही दिनों में उन्होंने अपना एक छोटी सी दुकान खोल लिया। मीनू तो छोले भटूरे बनाने में पहले से ही बहुत एक्सपर्ट थी। माँ भी उसके साथ पूरा समय देती। उनकी दुकान अच्छी चल निकली। उनकी खूब कमाई होने लगी। धीरे धीरे 1 साल हो गए। एक दिन, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, चक्कर आ रहे हैं। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। मीनू, अब दुकान का काम कैसे होगा? अरे अभी कौन सा बच्चा पैदा हो जाएगा, अभी उसके आने में 7-8 महीने का समय है। तब तक हम खाना बनाने के लिए कारीगर रख लेते हैं। मैं अपनी देखरेख में उनसे छोले भटूरे बनवाऊंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। उन्होंने 2 कारीगर भी रख लिया। उनके छोले भटूरे की चर्चा हर जगह होने लगी। एक दिन इस दुकान का मालिक, भाई, आप लोग तो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, किराया दुगना कर दीजिए। अरे भाई, इतनी कमाई नहीं होती, इतना किराया कहाँ से दे पाएंगे हम। आप लोग ये जगह छोड़ दीजिए। माधव और मीनू बहुत परेशान हो गए। माधव, तुम चिंता मत करो, हम जहाँ भी दुकान खोलेंगे वहीं चल निकलेगी। तुम मेरे गहने गिरवी रखकर अपनी खुद की दुकान के लिए जगह देख लो। नहीं नहीं मीनू, तुम्हारे माता पिता को पता चलेगा तो उनकी नजरों से मैं गिर जाऊंगा। मैं उनको बताने थोड़ी जा रही हूँ, अपने पास कुछ बचत भी तो है। जब हमारी कमाई होने लगेगी तो सबसे पहले गहने ही छुड़वाएंगे। माधव ने उसके कुछ गहने रखकर बाकी गहने गिरवी रख दिए और घर के नजदीक ही एक दुकान खरीद ली। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान पर खूब भीड़ होने लगी, खूब आमदनी होने लगा। तभी एक दिन बैंक से फोन आया। माधव, आपकी इंक्वायरी में आप निर्दोष साबित हुए हैं। आपकी नौकरी फिर से बहाल हो गई है। आपको पिछले 2 सालों का एरियर भी मिलेगा। आप सोमवार से ज्वाइन कर लीजिए। इतना सुनते ही माधव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हमेशा ईमानदारी की जीत होती है माधव। अब मुझे दुकान पर जाने की हिम्मत नहीं रह गई है। तुम 1-2 आदमी और रख लो। तुम चिंता मत करो,
हमारा बच्चा बहुत भाग्यशाली है। देखो ना, अभी वो आया भी नहीं है और मेरी बहाली का संदेश आ गया। मेरे ऊपर लगा दोष भी दूर हो गया। उन्होंने 2 आदमी और रख लिए। माधव दिन भर बैंक में रहता, शाम को दुकान संभालता। उसकी माँ भी दुकान पर ही रहती। मीनू का बेटा होने के बाद उन्होंने बहुत बड़ी दावत रखी। मीनू के सारे गहने भी उसने छुड़ा लिए थे। मीनू सजी धजी बेटे को गोद में लेकर बैठी थी। हमारी बहू बहुत ही समझदार और हिम्मत वाली है। उसकी सूझबूझ से ही आज हम इतने बड़े कारोबार के मालिक हैं। उसने छोले भटूरे बेचकर हमारी गरीबी दूर ही कर दी। मीनू और माधव एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठे। उनका जीवन खुशियों से भर गया। शिवपुरा नाम का एक गांव था। गांव में एक गरीब महिला पुष्पा अपनी बेटी चंपा के साथ मिट्टी के एक घर में रहती थी और छोटा मोटा काम करके अपना और अपनी बेटी का गुजारा करती थी। एक दिन शाम को जब पुष्पा काम से घर आई तब, माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाई हो? नहीं बेटी, आज जहाँ काम कर रही थी वहाँ से केवल चावल ही मिले। तो क्या हमें आज भी चावल ही खाकर रहना होगा? हाँ बेटी, आज इसी से काम चला लो, कल कुछ अच्छा लेकर आऊंगी। तुम तो हर रोज ऐसा ही करती हो। रुको, मैं चावल उबालने के लिए चढ़ा देती हूँ। पुष्पा चावल उबलाकर चंपा और अपने लिए परोसती है। खाने के बाद दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन पुष्पा अपनी मिट्टी के घर की लिपाई कर रही थी, तभी चंपा कहती है, क्या माँ, तुम हर रोज ये करती रहती हो? चंपा, तुम्हें पता है ना कि हमारा घर मिट्टी का है, इसलिए इसकी लिपाई करनी जरूरी है। पूरे गांव में केवल हमारा ही घर मिट्टी का है। अरे चंपा, तुम तो जानती हो ना कि हमारे पास उन लोगों जैसे इतने पैसे नहीं हैं। क्या हमारे घर में बाकी घरों की तरह कभी आराम नहीं होगा? भगवान पर भरोसा रखो, भगवान ने कुछ न कुछ हमारे लिए सोचा ही होगा। तुम हमेशा ऐसा ही कहती रहती हो। ये सब बात छोड़ो और घर का ख्याल रखना। मुझे काम पर भी जाना है, आते वक्त कुछ खाने के लिए ले आऊंगी। पुष्पा काम पर अपनी मालकिन के यहाँ चली जाती है। मालकिन, आज कुछ काम है? हाँ, कुछ बर्तन और आंगन बहारना है। मालकिन, आज चावल के साथ थोड़े पैसे भी दीजिएगा, मेरी बेटी कुछ अच्छा खाने की जिद कर रही थी। हाँ हाँ ठीक है, अभी जाकर काम करो। शाम में पुष्पा अपना काम खत्म करके मालकिन के पास जाती है। मालकिन, मैंने अपना काम खत्म कर दिया, आप मुझे चावल और कुछ पैसे दे दीजिए। रुको, लेकर आती हूँ। मालकिन अंदर से चावल और कुछ पैसे लेकर आती है और पुष्पा को देती है। इस पर पुष्पा बोलती है, मालकिन, ये तो बहुत ही कम पैसे हैं, इसमें तो मैं कुछ भी नहीं ले पाऊंगी। जो है यही है, लेना है तो ले, नहीं तो चली जाओ। ठीक है मालकिन, मैं जाती हूँ। पुष्पा मालकिन के यहाँ से निकल जाती है और हलवाई की दुकान पर जाती है। अरे भाई, इतने रुपए में कुछ आएगा क्या? हाँ, एक समोसा आ जाएगा। बस एक ही? खैर छोड़ो, दे दो, बेटी के लिए ले जाऊंगी। हलवाई पुष्पा को एक समोसा दे देता है और पुष्पा उसे लेकर घर चली जाती है और घर पहुंचकर बोलती है, चंपा, ये लो, मैं तुम्हारे लिए समोसा लाई हूँ। बस एक ही समोसा? चलो कुछ तो है, बाकी दिन तो ये भी नहीं मिलता। चंपा समोसा खाते हुए, माँ, तुम अपने लिए नहीं लाई? मालकिन ने इतने ही पैसे दिए थे, तुम चिंता मत करो, मैं किसी और दिन खा लूंगी। रुको, मैं चावल चढ़ाती हूँ। दोनों माँ बेटी चावल खाकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह पुष्पा घर के बाहर आती है, तभी उसे घर के बाहर एक अंगूठी मिलती है। अंगूठी उठाकर पुष्पा कहती है, ये किसकी अंगूठी है? शायद किसी की गिर गई होगी, हो सकता है खोजने आए, मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ। अभी पुष्पा अंगूठी रख ही रही होती है कि पीछे से चंपा बोलती है,
माँ, मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पुष्पा चंपा का शरीर छूती है। अरे, तुम्हें तो बहुत बुखार है। लगता है कल का समोसा अच्छा नहीं था। लगता है उसी के कारण ऐसा हुआ है। तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें अभी ठंडी पट्टी कर देती हूँ और काढ़ा बनाकर लाती हूँ। ठीक है। पुष्पा चंपा की पट्टी करती है और फिर उसे काढ़ा बनाकर देती है। तुम आराम करो, मुझे काम पर जाना है। शाम तक तुम्हारी तबीयत में सुधार आ जाना चाहिए। पुष्पा अपने काम पर जाती है और दिन भर काम कर शाम को जब घर लौटती है तो देखती है कि चंपा की हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ है। पुष्पा चंपा से पूछती है, तुम्हारी तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं हुआ? क्या तुमने अच्छे से ही आराम किया या इधर उधर घूम रही थी? नहीं माँ, कहीं नहीं गई थी। पेट का दर्द तो कम हुआ है, पर बाकी सब चीज वैसी की वैसी ही है। रुको, मैं गांव के वैद्य जी को बुला कर लाती हूँ। पुष्पा वैद्य जी को बुलाने चली जाती है और उन्हें बुला कर लाती है। वैद्य जी चंपा को देखने के बाद बोलते हैं, मैं इसे अपनी जड़ी बूटी की गोली देता हूँ। अगर इससे भी तबीयत में सुधार नहीं होगा तो तुम्हें इसे शहर के चिकित्सक को दिखाना होगा। चिकित्सक की बात सुनकर पुष्पा कहती है, उसके लिए तो काफी पैसों की जरूरत होगी वैद्य जी। हाँ, मैं तो गांव का हूँ, इसीलिए ज्यादा पैसा नहीं लेता। वो नहीं मानेंगे। वैद्य जी से गोली लेकर चंपा की तबीयत में सुधार तो हुआ, पर कुछ खास नहीं। चंपा की तबीयत में सुधार ना होता देखकर पुष्पा ने सोचा, क्या मुझे चंपा के लिए उस दिन जो अंगूठी मिली थी उसे बेच देनी चाहिए? पर जब कोई उसे खोजने आएगा तो मैं क्या बोलूंगी? जो चीज मेरी ही नहीं, मुझे उसे बेचनी नहीं चाहिए। पुष्पा थोड़ा सोचने के बाद अंगूठी ना बेचने का फैसला लेती है और अपने घरेलू तरीके से चंपा का उपचार करती रहती है। एक दिन सुबह पुष्पा जब झाड़ू लगा रही थी तब उसके घर के सामने एक सजी धजी कपड़ों में एक महिला आई। मुझे आपसे कुछ काम है। हाँ बताइए। क्या आपने यहाँ कोई अंगूठी गिरी देखी है? मैं उसे ढूंढ रही हूँ, शायद यहाँ गिर गई थी। हाँ, मुझे एक अंगूठी मिली तो थी। रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। पुष्पा के आने में थोड़ी देर हो जाती है। ये लीजिए आपकी अंगूठी। वो जरा मुझे समय लग गया, मेरे बेटे की तबीयत सही नहीं है इसलिए। हाँ, यही मेरी अंगूठी है। जी शुक्रिया। आपकी बेटी को हुआ क्या है? आप बुरा न मानो तो मैं आपकी बेटी की तबीयत देख सकती हूँ? पता नहीं, हर बार तो ऐसा कुछ होता था तो ठीक हो जाता था, पर इस बार तबीयत सुधर ही नहीं रही है। महिला चंपा को देखने के बाद कहती है, इसकी तबीयत तो काफी खराब है। किसी चिकित्सक से क्यों नहीं दिखाया? चिकित्सक के लिए पैसे नहीं थे। मैं तुम्हारी ईमानदारी से काफी खुश हुई हूँ। बेटी की तबीयत खराब होने के बाद भी तुमने अंगूठी नहीं बेची। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। महिला चुटकी बजाते ही चंपा बिल्कुल ठीक हो जाती है। महिला के ऐसा करने पर पुष्पा बोलती है, आप कौन हो? आपने ऐसा किया कि चंपा बिल्कुल ठीक हो गई। मैं नंदन लोक की जादूगरनी हूँ। यहाँ कुछ काम से आई थी, तभी मेरी अंगूठी यहाँ गिर गई थी। तब से मैं अपनी अंगूठी ढूंढ रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जादूगरनी फिर चंपा से पूछती है, बताओ बेटी, तुम्हें कुछ और चाहिए? हाँ, अगर हो सकता तो हमें भी बाकियों के घर की तरह सुख सुविधा हमारे मिट्टी के घर में भी मिल जाती तो अच्छा होता। मैं तुम्हारी घर को जादुई मिट्टी का घर बना देती हूँ। इसमें सारी सुख सुविधा होंगी। और पुष्पा, मैं तुम्हें मिट्टी की पोटली देती हूँ, जिससे बनी मिट्टी के सामान जल्दी ही बिक जाएंगे। जादूगरनी चुटकी बजाती है और मिट्टी का घर सुख सुविधाओं से भर जाता है। उसके बाद जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है।
एक शहर में कमल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। कमल ऑटो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन जब कमल रात 8 बजे अपने घर जा रहा था तो उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। बूढ़ी औरत हाथ देकर ऑटो रोकने का इशारा करती है। कहाँ जाना है आपको? बेटा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कर दो। क्या बात है माँ जी?